नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस क्रैश कोर्स का ये 76वां और इंडियन पॉलिटी का ये मेरा 10वां लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा संघ की कार्यपालिका के बारे में। तो इसके तहत हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को और मंत्रिपरिषद को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर जो है थोड़ा रेगुलर लेक्चर से लंबा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों को इस लेक्चर में हमें पढ़ना और समझना है। इस क्रैश कोर्स में कुल 151 लेक्चर हैं जो हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रख के चला रहे हैं। इसमें कुल 151 लेक्चर हैं और ये जो लेक्चर है ये उसी सीरीज का 76वां लेक्चर है, यानी कि हमने 50% से अधिक की यात्रा क्रैश कोर्स में कर ली है। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी की हम बात करें तो आधा से लगभग थोड़ा अधिक हम आगे बढ़ चुके हैं। तो अभी तक अगर आप इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस क्रैश कोर्स को फॉलो कीजिए। ये आपके प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए पीसीएस के बेहद सहायक होने वाला है। ये आप समझ लीजिए, सारी चीज़ों को एक क्रम से सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो अगर आप अभी तक एक क्रम से सभी लेक्चर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उन्हें एक क्रम से देखना शुरू करिए। प्लेलिस्ट बनी है, सारे लेक्चर्स आपको एक क्रम से दिख जाएंगे। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा ये प्रयास आपको जैसा भी लगे उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर कोई सवाल या सुझाव आपका हो तो वो कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा कि आगामी जो आरओ एआरओ का री एग्जाम है उसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है, जिसमें कि आपको कुल 7000 प्रश्नों की एक विस्तृत श्रृंखला मिलती है। ये सब टॉपिक वाइज टेस्ट के रूप में होते हैं और हर टेस्ट का आपको वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें क्वेश्चन होता है, आंसर होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो टेस्ट को आप ज्वाइन करने के लिए केवल वीडियो टेस्ट लिखिए और 9506742546 या 6307495944 पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए वीडियो टेस्ट लिख करके। तो जो भी डिटेल होगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी कि आपको इस कोर्स के साथ कैसे जुड़ना है, इस वीडियो टेस्ट के साथ कैसे जुड़ना है। ठीक है, तो चलिए इतनी बातें हमने कर ली, तो अब सीधे हम टॉपिक पर आ जाते हैं और बात करते हैं संघ की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है भारत का राष्ट्रपति, तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, संविधान का जो भाग 5 है, हमारे संविधान का जो भाग 5 है उसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक संघ की शासन व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है, संघ की विधायिका का उल्लेख किया गया है यानी संसद। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है, इन सब का उल्लेख किया गया है। तो उसी में अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक जो है संघ की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो अब संघ की कार्यपालिका में कौन कौन लोग आते हैं, वही आज के हमारे टॉपिक का एजेंडा भी है, वही एक प्रकार से हमें आज के इस लेक्चर में पढ़ना भी है। तो संघ की कार्यपालिका के प्रधान हो गए राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इन सब से मिलकर के हमारी कार्यपालिका का निर्माण होता है और इन्हीं सब लोगों को हमें इस लेक्चर में कवर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ तथ्य यहां पर दिए गए हैं, उसके बाद जो है हम आगे देखेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति क्या है, ये देश के प्रथम नागरिक हैं और भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख के साथ साथ भारत की एकता, अखंडता और उसकी सुदृढ़ता के परिचायक भी हैं। और क्या है, तो राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं और सभी संघ की सभी कार्यपालिकाई शक्ति किसके हाथ में होती है, एग्जीक्यूटिव पावर तो राष्ट्रपति के हाथ में होती है। तो संघ में संघ सरकार जो भी कार्य करती है उस पर
सिग्नेचर कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। संघ की सरकार का कोई आदेश जारी होता है तो किसके नाम से आदेश जारी होता है? भारत के राष्ट्रपति। लेकिन हम जानते हैं कि भारत में संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति केवल नॉमिनल होता है, यानी वो नाम मात्र का कार्यकारी होता है। तो एक युक्ति है कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन वो राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। तो प्रतिनिधित्व भारत का भारत के राष्ट्रपति करते हैं लेकिन भारत के वो राष्ट्र का के नेतृत्व करता नहीं है, वो असल में प्रधानमंत्री है। तो संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में इसी तरह का सिस्टम होता है कि सारे निर्णय जिसके नाम से लिए जाते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होता है, यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में हम कहें तो भारत का राष्ट्रपति होता है। लेकिन वो सारे निर्णय लेता कौन है? तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद उस निर्णय को लेती है। तो यही है कि भारत में क्या है कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है और रियल एग्जीक्यूटिव है। दो एग्जीक्यूटिव है, एक नाम मात्र का है और एक जो है वास्तविक है। तो वास्तविक तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है, लेकिन नॉमिनल में हम कहें तो वो भारत के राष्ट्रपति हैं। इतनी बात पर्याप्त होगी आप लोगों के लिए। तो कार्यपालिकी शक्ति किसके में निहित है? राष्ट्रपति में, लेकिन वास्तविक किसके में निहित है? तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में। ठीक है, इतना परिचय हो गया। तो अब जो अनुच्छेद हैं जिनको हमें पढ़ना है, कुछ को बहुत विस्तार से पढ़ना है, कुछ को जो है बस यूं ही देख लेना है, तो पहले उनका परिचय कर ले हम। तो देखिए, हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 52। क्या कहता है अनुच्छेद 52? ये कहता है कि ये भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। अनुच्छेद 53 कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वही संघ की कार्यपालिका शक्ति का क्या होगा? वही जो है उसी के हाथ में संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी। तो अनुच्छेद 54 यह बताता है कि उस राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, और अनुच्छेद 55 बताता है कि उस राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, विधि क्या होगी। समझेंगे हम इसको भी। इसके अलावा राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी? 57 जो है आर्टिकल वो कहता है कि पुनर्विचार के लिए क्या पात्रता होगी, क्या राष्ट्रपति के लिए, जैसे अमेरिका में 2 टर्म का है, 2 टर्म से ज्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन भारत में इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति हेतु अर्हताएं, अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद हेतु शर्तें, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, और जिसे हम विस्तार से समझेंगे राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, जिससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो उससे संबंधित प्रावधान। इसके अलावा राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्तियां, तो राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां मिली हुई हैं, उसमें एक राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति भी है, उसी के तहत राष्ट्रपति क्षमा करता है और वो कई प्रकार का होता है, उसे हम देखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति की सहायता हेतु मंत्रिपरिषद की बात करेंगे, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, और अनुच्छेद 111 संसद से पारित विधेयकों पर सहमति देना, सहमति रोक लेना, पुनर्विचार के लिए लौटा देना आदि। और जो राष्ट्रपति को विशेष शक्ति प्राप्त है अध्यादेश जारी करने की, वो अनुच्छेद 123, और राष्ट्रपति की एक शक्ति है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। तो ये इतनी सारी चीजों को हमें पढ़ना है। तो चलिए एक क्रम से हम शुरू करते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ठीक है। तो अनुच्छेद 54 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस प्रकार से हो। तो देखिए, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा के कई सदस्यों ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति, चूंकि वो हेड ऑफ स्टेट है, तो ऐसे में उसे भारत के जनता से सीधे चुन करके आना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसी तरह से भारत में भी राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। संविधान सभा के कई सदस्यों का यह मत था। लेकिन इस मत को जब तर्क की कसौटी पे कसा गया तो सबको यह समझ में आया कि चूंकि संसदीय शासन प्रणाली है भारत में, और भारत के राष्ट्रपति नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, नाम मात्र के कार्यकारी हैं, और ऐसे में अगर भारत के राष्ट्रपति जनता से सीधे चुन करके आएंगे और भारत का प्रधानमंत्री जनता से अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आएगा, यानी लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुन करके आएगा, तो जो जनता से सीधे वोट लेकर के आया है
भारत जैसे देश में वो कितना पॉपुलर लीडर होगा, वही तो आएगा अगर सीधे जनता से चुना होगा तो ऐसे में जो जनता से सीधे पावर कलेक्ट करके सेंटर में बैठेगा वो नाम मात्र का रह पाएगा कि वो भी अपने मन मर्जी पूर्ण कार्यों को करना प्रारंभ करेगा। और चूंकि वो लोकप्रिय है, जनता का उसको विश्वास है, तो कुछ नई परंपराएं भी बन सकती हैं। तो फिर ये कहा गया कि तब एक सॉल्यूशन ये है कि अगर इसको नहीं मानना है कि जनता राष्ट्रपति जनता से चुन करके आए सीधे, इसके अलावा ये भी कहा गया कि भाई चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च होगा, लोकसभा विधानसभा का तो हम चुनाव करा ही रहे हैं, अब राष्ट्रपति का भी अलग से कर रहे हैं, तो ये प्रस्ताव खारिज हो गया। तो अब यह कहा गया कुछ सदस्यों द्वारा कि अगर इस प्रस्ताव को नहीं माना जा रहा है कि राष्ट्रपति जनता से प्रत्यक्ष रूप से चुन के आए, तो हम क्यों ना यह बात कहें कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से चुन करके आ जाए। तो यह बड़ा अच्छा हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों से राष्ट्रपति के सदस्य राष्ट्रपति को चुन दें। तो इसमें यह कहा गया कि चूंकि भारत का राष्ट्रपति राज्य का हेड ऑफ स्टेट है, इसके अलावा भारत की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का वो परिचायक है, तो ऐसे में केवल जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उसका चुनाव कर दें तो फिर उसकी मान्यता वो नहीं हो पाएगी। तब फाइनली ये ध्यान में आया कि नहीं, राज्यों की भी तो सहभागिता चाहिए ही, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की भी सहभागिता चाहिए, यह केवल केंद्र नहीं तय कर सकता है। तब जो है फाइनली ये फ्रेमवर्क बना कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्य विधान सभाओं के सदस्य शामिल होंगे। तो अब ये पूरा पूछता है, एक एक चीजों को कंफर्म करते हैं हम, चलिए एक एक क्रम से। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो बनता है, जिसे प्रेसिडेंशियल कॉलेज कहते हैं, उसमें कौन कौन आता है? देखिए, पहला संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित का मतलब कि उनका निर्वाचन हो। जैसे राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिनका मनोनयन भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद कला, साहित्य, समाज सेवा आदि के आधार पर 12 लोगों को चुन करके लाते हैं। सचिन तेंदुलकर भी उसी के माध्यम से गए थे, मनोनीत थे। तो जो मनोनीत हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यसभा के सदस्य हैं, वो शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा अब तो प्रावधान समाप्त हो गया, लेकिन लोकसभा में यह प्रावधान था कि अगर भारत के राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेंगे। तो वो जो 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, वो और 12 जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं कला, साहित्य, समाज सेवा के आधार पर, उनको छोड़कर जो लोकसभा के मेंबर सीधे जनता से चुन करके आते हैं और राज्यसभा के मेंबर जो उनके चुनाव का, तो जो इलेक्टेड हैं वही भाग लेंगे, नॉमिनेटेड भाग नहीं लेंगे। दिमाग में रख लीजिए, अलग अलग करके पूछता है। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अब इसमें आप एक चीज ये जान लीजिए कि विधान परिषद के सदस्य इसमें नहीं है, उस पर भी मैं आता हूं। तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अब ये तो हो रहा था। अब इसके साथ क्या था कि दिल्ली में भी विधानसभा थी, पुडुचेरी में भी विधानसभा थी, लेकिन इसके सदस्य क्या हो रहे थे, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले रहे थे। तो संविधान का 17वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। अब उसके बाद से, यानी 17वें संविधान संशोधन 1992 के बाद, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अधिकारिता दे दी गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अधिकारिता कब मिली? तो आप कहेंगे कि 17वां संविधान संशोधन 1992 के बाद मिली। तो कौन कौन हो गया? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इतना समझ लिया आपने। तो अब यह भी समझ लीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है, किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, तो मैंने आपको बताया राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो जहां मनोनीत आ गया वहां वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से बाहर हो गए। इसके अलावा राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित और मनोनीत
दोनों तरह के सदस्य। तो राज्य विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और इसका रीजन क्यों ये ऐसा किया गया, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप ये जानते हैं कि वर्तमान में बहुत कम राज्य हैं जहां दोनों हाउसेस हैं लेजिस्लेचर के, यानी वहां विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। और मैक्सिमम राज्य भारत में है जहां केवल विधानसभा है। तो अगर आप किसी राज्य, अगर आप विधान परिषद के सदस्यों को भी शामिल करते हैं तो विधान परिषद के सदस्य हर राज्य में तो है नहीं, क्योंकि वहां विधान परिषद है ही नहीं। तो ऐसे में जो चीजें समान नहीं है तो किसी राज्य का रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रपति के चुनाव में अधिक हो जाएगा जिस राज्य में विधान परिषद होगी, और जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होगी वहां का रिप्रेजेंटेशन अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि चूंकि यूनिफॉर्म नहीं है राज्य विधान परिषद, किसी राज्य में है किसी में नहीं है, मैक्सिमम में नहीं है, तो इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, ये बाहर है, चाहे वो मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो। ये समझ में आ गया। और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य, ये भी अलग से लिख दिया गया। तो ये समझ में आ गया। तो इन लोगों से मिलकर क्या बनता है, इन लोगों से मिलकर के प्रेसिडेंशियल कॉलेज बनता है। यही लोग वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ये समझ में आ गया। तो राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है, यह भी पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, यह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। और इसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसको हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा राष्ट्रपति का मतदान होता है। और यह मतदान कैसा होता है, तो गुप्त मतदान होता है। ध्यान दीजिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव में सीक्रेट बैलेट का प्रयोग किया जाता है, यानी गुप्त मतदान का प्रयोग किया जाता है। और गुप्त मतदान के प्रयोग का मतलब यह है कि कोई भी दल अपने सदस्यों को व्हिप जारी नहीं कर सकता। व्हिप यानी सचेतक, यानी कि व्हिप का मतलब यह होता है कि कोई राजनीतिक दल अपने जो उसके निर्वाचित सांसद गण हैं उनको व्हिप जारी करता है कि भाई पार्टी की गाइडलाइन ये है और आपको इसी गाइडलाइन के अनुरूप आपको क्या करना है, इसी के अनुरूप आपको जो है वोट करना है, अपना मत रखना है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो कोई भाजपा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या भाजपा के किसी राज्य का विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस द्वारा समर्थित उम्मीदवार को अगर वोट दे देता है तो उसके ऊपर व्हिप नहीं लगेगी, क्योंकि व्हिप का उल्लंघन का मतलब होता है कि उसका क्या चला जाएगा, उसकी सदस्यता चला जाएगी। दो तीन चीजें। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है। अब इन सबको जो है पॉलिटिकल सिस्टम समझते हैं, राजनीतिक दलों का तब समझते हैं। लेकिन अभी यह जान लीजिए कि जो लोकसभा विधानसभाओं का चुनाव होता है उसमें हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ठीक है। और एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय मत प्रणाली होता है, उसका हस्तांतरण होता जाता है क्योंकि वरीयता के अनुसार वोटिंग करना होता है। ए वरीयता, बी वरीयता, सी वरीयता, ऐसे। और मतदान गुप्त होता है। इतना आपने समझ लिया। तो अब जो है दो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं संविधान में। क्या है वो, तो संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो। तो स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन विभिन्न राज्यों का समान हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब हम वोट के मूल्य देखेंगे प्रत्येक राज्य के विधायकों का, तो उसका मतलब है कि वो विधायक जो है उतने हिसाब से जनता से चुन करके आते हैं। अब ये बड़ी चीज है, समझने के लिए समय लगेगा, लेकिन यह है कि संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो। और साथ ही ये पैरिटी का सिद्धांत है। ये क्या कहता है, राज्य और संघ के मध्य भी समानता हो, यानी कुल राज्यों का जो वोट जा रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में, उसका जो वेटेज है, उसका जो वजन है या उसका जो संख्या है, वो उतनी ही होनी चाहिए जितना कि मतलब राज्य और संघ दोनों का बराबर होना चाहिए। ये सारी बातें हम अभी समझ लेंगे। ठीक है। तो मत का मूल्य कैसे निकलता है, एक विधायक एमएलए के मत का मूल्य, तो राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000। ये क्या है समझ लीजिए। आइए, अब यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहां पर आप देखिए। तो यहां पर पूरा 2022 में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ
उसमें किन किन राज्य विधानसभाओं ने भाग लिया। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जम्मू कश्मीर जिसको कि तोड़ करके जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी विधानसभा सहित और लद्दाख यूनियन टेरिटरी विधानसभा रहित जो बनाया गया, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो पाया है, अभी तक नहीं हो पाया है, 2022 में भी नहीं हुआ था। तो इसलिए जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन 2022 के राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं था, इसीलिए जम्मू कश्मीर आपको यहां नहीं दिखेगा। ठीक है, अब आगे जब वहां पर चुनाव वगैरह हो जाएंगे तो वहां के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो नेम ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब देखिए सब राज्यों का दिया हुआ है, हम उत्तर प्रदेश को ही देखेंगे। 27वें नंबर पे है उत्तर प्रदेश, नाम की वजह से यू से शुरू होता है ना, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा की संख्या कितनी है, माने विधायक कितने होंगे, विधानसभा की सीट कितनी है, तो 403 है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 403 एमएलए चुन करके आते हैं। ठीक है, अब जो है जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कितनी है, 8,38,49,905। अब आप हंसने लगेंगे, आप कहेंगे कि अरे ये जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कहां है, 20 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में जिस जनसंख्या का हम प्रयोग करते हैं वो जनसंख्या है 1971 के जनगणना की। हालांकि संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा जिस वर्ष, उससे पिछली जो जनगणना होगी उसके आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होगा। यानी कि अगर 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो 2021 में जनगणना नहीं हो पाई, तो 2011 की जनगणना को हम आधार बनाएंगे। लेकिन 2022 के राष्ट्रपति के चुनाव में जिस जनगणना का आधार बनाया गया वो 1971 की जनगणना है। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी के समय में परिवार नियोजन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया और संजय गांधी ने तो जबरिया नसबंदी भारत में प्रारंभ कर दी कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही, जनसंख्या बहुत बढ़ रही। अब ऐसे में क्या है कि जो दक्षिण के राज्य थे वो उत्तर के राज्यों की अपेक्षा उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया और उनकी जनसंख्या नियंत्रित रही। उत्तर भारत में जनसंख्या अनियंत्रित हो गई। तो अब जब जनसंख्या का ये गड़बड़ होने लगा, उत्तर में अधिक होने लगी जनसंख्या और दक्षिण में सीमित, तो दक्षिण के राज्यों में भय उत्पन्न हुआ। क्योंकि लोकतंत्र में क्या है कि लोकतंत्र में तो जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ऐसे में दक्षिण के राज्यों ने अब दबाव बनाना शुरू किया कि भाई हम तो जनसंख्या को सीमित कर रहे हैं लेकिन उत्तर में जनसंख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारी जो स्थिति है सेंटर में, या तो मुख्य लोकसभा के चुनाव से ही है, राष्ट्रपति के चुनाव से नहीं, लेकिन राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव में हमारी हिस्सेदारी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और मूल बात थी लोकसभा में हिस्सेदारी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो यह प्रावधान इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह कर दिया कि अब 2000 तक जो भी चुनाव होगा उस चुनाव में जनसंख्या का आशय 1971 की जनसंख्या होगी। यानी हम 1971 के ही जनसंख्या का डाटा लेंगे। तो ध्यान से समझिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या का मतलब है 1971 की जनसंख्या, और 1971 में जनसंख्या थी भारत की 8,38,00,000, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी 8,38,49,905। ठीक है, तो यहां पर क्या फार्मूला दिया गया भैया, देख लीजिए पीछे, राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो राज्य की कुल जनसंख्या को हम डिवाइड करेंगे राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से, और इन सदस्यों की संख्या को डिवाइड करने से पहले हम जो है 1000 से भाग दे देंगे। सारी बातें समझते हैं, आइए। तो अब देखिए यहां पे उत्तर प्रदेश है, 403 मेंबर हैं, 208 जो है इनके वोट का मूल्य है। अब ये 208 कैसे निकला उसको भी समझ लीजिए। ये 208 इनके कुल मत का मूल्य है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जो है यहीं पे हम देख लेते हैं, थोड़ा मोटे में हम लिखेंगे तो 8,38,49,905। ये क्या कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है,
और उत्तर प्रदेश में कुल सीट कितनी है विधायकों की, तो 403 है। कितनी है? 403। इसके अलावा जो है ये कहा जा रहा है कि इस 403 में आपको गुणा कर देना है 1000 का। ठीक है, कितने का गुणा करना है? 1000 का। क्यों 1000 का गुणा होता है वो भी बताऊंगा आपको। तो 403 में अगर 1000 का आप गुणा कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा, ये हो जाएगा 4,03,000। और 4,03,000 का भागा अगर करेंगे, डिवाइड करेंगे जो है 8,38,49,49,905 में, तो ये 208 समथिंग आएगा। 208 समथिंग आएगा। ठीक है, 208। तो एक मत का मूल्य 208 यूपी में इसी तरीके से आया है। आपको क्या करना है कि 8,38,49,905 का को डिवाइड कर देना है 403 से, और डिवाइड करने से पहले जो है इनटू कर दीजिए 403 में 1000। ऐसा क्यों किया गया है इसको भी समझ लीजिए। देखिए, ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर जो है आप डिवाइड, अगर आप जो है 1000 से गुणा नहीं करते हैं और सीधे 8,38,49,905 में भागा देते हैं 403 का, यानी कुल विधायकों की संख्या का, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 2 लाख के ऊपर चला जाएगा। तो अब सोचिए, अब कितने हैं विधायक, तो बहुत ज्यादा संख्या बड़ी होने लगेगी। तो संख्या को छोटी करने के लिए उसमें 1000 का जो है हम इनटू कर देते हैं, तो संख्या छोटी आती है। तो 208 आ गया, ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो देखिए, इसी तरह से मत मूल्य निकलता है। तो इस जो जनसंख्या 8,38,49,905 को 403 से डिवाइड कर दीजिए, तो आएगा, यहां तो फाइनल लिखा हुआ है। ठीक है, 208। ठीक है, अब 208 ये हो गया। अब कुल मेंबर, एक मेंबर के वोट का वैल्यू पता चल गई 208। तो कुल मेंबर कितने हैं? 403। तो 403 को अगर गुणा कर देंगे तो पूरा यूपी का 2022 के चुनाव में 83,824 वोटों का योगदान था उत्तर प्रदेश का राष्ट्रपति के चुनाव में। अब यहां पे ध्यान दीजिए, कुछ राज्य की जनसंख्या इतनी कम है और इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में वहां के विधायकों का मत मूल्य इतना कम होता है कि सबसे कम मत मूल्य सिक्किम के विधायकों का है। राष्ट्रपति के चुनाव में सिक्किम के विधायक के वोट की वैल्यू सबसे कम है। कितनी है? 7। और कुल सिक्किम के विधानसभा के विधायकों का टोटल कितना है, यानी सिक्किम राज्य का राष्ट्रपति के चुनाव में कितना योगदान है, यानी कितने वो वोट है उसके पास, तो 224, केवल 224। और उत्तर प्रदेश में अकेले एक विधायक का वोट कितना है? 208। आज सिक्किम पूरे राज्य का राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों के लिहाज से योगदान कितना है? तो 224। ठीक है, तो इसी तरह से ये बहुत बेहतर चार्ट है, इससे आप देख सकते हैं सेकंड पर कौन आ रहा है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले 208 उत्तर प्रदेश के विधायक के वोट क्या वैल्यू सबसे अधिक राष्ट्रपति के चुनाव में, सिक्किम के विधायक के वोट की वैल्यू सबसे कम। ठीक है, तो इसी तरह से टॉप जो है 3 देख लेंगे। तो 208 के बाद तो मुझे 176 दिख रहा है, कहां? झारखंड। और इधर हम टोटलिंग में देखें 83,000 से, तो हमको जो है 50,400 दिख रहा है। इससे बड़ी संख्या कहीं हमको नहीं दिख रही है, और ये है जो है महाराष्ट्र की। ठीक है, तो इस तरह से ये आप जो है देख लीजिए। तो टोटल, अब टोटल मेंबर्स कितने हो गए सभी राज्यों का और केंद्र शासित मिला के? 30 है। जम्मू कश्मीर इससे बाहर है। ठीक है, तो 30 है, तो 4,033 विधायक हैं पूरे। टोटल कितने विधायक हैं? 30 राज्य प्लस यूटी को मिला के 4,033 विधायक हैं। सारे विधायकों के वोट का मूल्य, मतलब जनसंख्या हम देखें तो ये 54 करोड़ बताई गई है। और जो है और टोटल अगर हम वोट की वैल्यू देखें तो 5,43,231। ठीक है, तो 5,43,231 है। ठीक ना, चलिए, अब ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखिए एक एक फैक्ट से, उसके बाद हम दिखाते हैं। हमने क्या कहा कि जनसंख्या से आशय क्या है? 1971 की जनगणना से है। उसके बाद क्या हुआ, तो वो 2000 तक ही था। ठीक है, तो वो बात कंटिन्यू नहीं हो पाई, तो इंदिरा गांधी ने कर दिया 2000 तक। उसके बाद जो है अटल जी की सरकार थी, तो अटल जी ने 84वां संविधान संशोधन पारित किया 2002 द्वारा। और इन्होंने कहा कि अब जो है 1971 की जनसंख्या कब तक चलेगी? 2026 तक। तो अभी 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। अब अगला राष्ट्रपति का चुनाव आएगा, तब यह प्रश्न खड़ा होगा कि भैया 1971 की जनसंख्या कब तक चलेगी? तो अटल जी यथास्थितिवादी थे, यानी नो चेंजर्स थे। मोदी जी को हम जानते हैं प्रो चेंजर के
नाते, हालांकि इस बार उनका थोड़ा जो है सीटें कम आ गई, तो वो प्रो चेंजर क्या करते हैं, लेकिन अगर सीटें ठीक ठाक आई होती तो ये उम्मीद था कि वो जो है इसको जो है इसके लिए कोई समाधान करते, इसी तरह से आगे ढकेलते नहीं जाते। अब इंदिरा गांधी ने किया था, जब अटल जी के समय आया तो अटल जी ने भी इसको 2026 तक आगे ढकेल दिया, यथास्थिति को बनाए रखा। ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा होने वाला है, क्योंकि वर्तमान में अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्तमान में यूपी में 80 लोकसभा सीट है, लेकिन अगर परिसीमन हो जाए वर्तमान जनसंख्या के अनुसार, जो भी आए, जब भी जनसंख्या हो 22, 23, 24 जब हो, 25, 26 जब हो, तो 120 से 125 सीट यूपी को मिलनी है। ठीक है, तो ये कोई हल्का मामला नहीं है। ठीक है, तो ये होने वाला, तो 2026 तक कर दिया गया। तो वर्तमान में, वर्तमान का मतलब हमारा 2022 के लेटेस्ट चुनाव से है, तो 2022 में मैंने आपको बताया 4033 विधायक पूरे थे, हमने लिस्टिंग देखी, और इनके मतों का मूल्य कितना है, तो 5,43,231। कैसे निकला है ये, तो हर राज्य के विधानसभा, हर राज्य के विधायक का एक वोट निकाल लिया जाता है, फिर उस राज्य विधानसभा के जितने मेंबर होते हैं उनसे इंटू करके टोटल निकाल लिया जाता है, फिर टोटल को जोड़ दिया जाता है। वो सब हुआ था उस चार्ट में, आपने देखा था। ठीक है, अब तो पता चल गया हमें कि भाई राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो 5,43,231 ये राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का प्रतिनिधित्व वोट के लिहाज से। तो पैरिटी का सिद्धांत क्या कहता है, तो पैरिटी का प्रिंसिपल यही कहता है कि जितना राज्य का योगदान होगा उतना ही केंद्र का होगा, केंद्र का उससे ज्यादा नहीं होगा। तो अब केंद्र में कितने हैं, तो वर्तमान में कुल 776, लोकसभा से 543 और राज्यसभा से 233। ठीक है, मंडल में शामिल हैं जिनके मतों का कुल मूल्य जो है 5,43,200 है। अब ये 5,43,200 कैसे आ गया, और यहां 5,43,231 कैसे हो गया, तो ये देखिए यहां दिया हुआ है। लोकसभा के मेंबर कितने हैं, 543, राज्यसभा के 233, दोनों को मिला के कितने हो गए, 776। हमने किनको छोड़ दिया, एंग्लो इंडियन का तो प्रावधान ही खत्म हो गया है, और 12 को छोड़ दिया। ठीक है, जो नॉमिनेटेड थे। तो अब क्या कह रहा है कि ये जो 5,43,231 है ना, ये राज्यों के वोट 5,43,231, तो इसमें हम जो है भाग दे देंगे कितने का, 776 का। 776 क्या है, तो लोकसभा के 543 मेंबर प्लस 233 मेंबर, तो एक वोट की वैल्यू आ जाएगी 700। तो अब ये 700 नहीं आएगा, आप कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, ये पॉइंट में आएगा। तो जब पॉइंट में आएगा तो रूल यही कहता है कि 5 से नीचे है तो उसको वही मान लीजिए, और 5 से ऊपर है यानी 0.5 से ऊपर है तो फिर उसको 1 मान लीजिए, और 0.5 से नीचे है तो उसको 0 मान लीजिए। तो ऐसे में यहां 0 माना गया है, ये एग्जैक्ट 700 नहीं आएगा, 700 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो इसको 700 मान लिया गया। तो अब जब 700 पता चल गया तो एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी पता चली, 700। अब 700 से हम टोटल एमपी के वोट को कैलकुलेट कर देंगे, गुणा कर देंगे, देखिए 776 में, तो ये 5,43,200। तो यही जो पॉइंट हमने हटाया उसी से ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो कुल इलेक्टोरल कॉलेज कितना हुआ निर्वाचन मंडल में, तो 4,809 हुआ। ये 4,809 कहां से है, ये 4,033 और ये 776, टोटल करके 4,809 हो गए। एमपी भी, एमएलए भी, और इनके वोट का वैल्यू कितना हो गया, तो 10,86,431। कहां से आया ये फिगर, तो यहां पे देखिए 5,43,231 राज्यों से, 5,43,200 जो राज्यसभा और लोकसभा के एमपी हैं उनसे, तो 10,86,431। ठीक है, ये वोट हो गया। अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि इतना वोट था। राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना, तो 5,43,231। केंद्र का कितना प्रतिनिधित्व, तो 5,43,200। टोटल कितना, तो 10,86,431। टोटल इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर कितने थे, तो 4,809 लोग थे। इसमें से एमपी कितने थे, तो कहेंगे 776। इसमें से विधायक कितने थे, तो कहेंगे 4,033। और पूछा जाएगा कि वर्तमान में यानी 2022 के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट की वैल्यू कितनी थी, तो आप कहेंगे 700। एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी थी, 700। यूपी से हैं तो आपसे यूपी से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में यूपी के एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे कि सबसे अधिक 208। इसके अलावा
आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम वैल्यू किसकी है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो आप कहेंगे 7, सिक्किम। पिछले राष्ट्रपति के चुनाव में 2017 के राष्ट्रपति के चुनाव में कितने वोट की वैल्यू थी, तो आप कहेंगे 708। अभी कम हुआ, 700 क्यों हुआ? जम्मू कश्मीर विधानसभा इसमें भाग नहीं ली, नहीं तो ये 543, 231 ये क्या होता, बढ़ जाता। और जब ये बढ़ जाता तो इतना ही समान रखना पड़ता। तो इस संख्या में अगर 776 का भाग देते तो वो 708 आता। करके देख लीजिएगा प्रैक्टिस, मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए आगे बढ़िए। तो मतगणना, राष्ट्रपति के चुनाव में मतगणना कैसे होती है? तो एक निश्चित भाग मत का प्राप्त करना होता है। इसमें यह है कि फर्स्ट पास द पोस्ट नहीं है कि भैया 100 वोट हैं, लड़ने वाले 4 हैं, सबसे अधिक एक व्यक्ति 30 वोट पा गया तो उसको जो है हम विजेता घोषित कर दें। यहां यह नहीं होता। यहां होता है कि 50% से एक अधिक आपको मिलना चाहिए। इसी को कोटा कहते हैं, ठीक है, कोटा। तो कोटा का मतलब कुल वैध मत और कुल पद, तो पद राष्ट्रपति का 1 है प्लस 1 ये हो जाएगा 2, और कुल वैध मत मान लीजिए 100 है, ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 50 और प्लस 1 अधिक तो 51। तो अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कुल वोट 100 है तो 51 वोट आपको पाना होगा, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। यह बात कहा जा रहा है। लेकिन यहां पर वोटिंग क्या होती है कि एक ही वोटर कई प्रत्याशियों को वोट देता है, ठीक है। तो अगर 4 प्रत्याशी होंगे तो वरीयता क्रम में वोट देगा। पहले कहेगा कि मेरा प्रथम वरीयता यह है कि ए बन जाए राष्ट्रपति भारत का। तो पूछा जाए कि अगर कोई दिक्कत हो गई तो हम दूसरे वरीयता में चाहते हैं कि बी हो जाए, तीसरे वरीयता में चाहते हैं कि सी हो जाएगा। तो प्रेफरेंस के हिसाब से वोटिंग होती है, ठीक है। यहां पर आप देखिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है ना, इसमें यह कह रहा है कैंडिडेट ए को दूसरा प्रेफरेंस दिया है कि ये सेकंड हमारे प्रेफरेंस हैं, कैंडिडेट बी को पहला प्रेफरेंस दिया है कि कैंडिडेट बी हमारे प्रथम प्रेफरेंस है, और कैंडिडेट सी तीसरे हैं। इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसको देखिए, हम लोग जो है क्लास में बहुत डिटेल में समझते हैं, लेकिन रिवीजन सीरीज है, फायदा नहीं होगा क्योंकि और महत्वपूर्ण चीजें हमारी छूट जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति के पदावधि की। टर्म ऑफ ऑफिस क्या है प्रेसिडेंट का? तो देखिए 5 वर्ष की अवधि है। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि तक रह सकते हैं, लेकिन इसी बीच अगर कोई विषय है वो अपने पद पर बना नहीं रहना चाहते हैं तो भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। तो आपसे पूछा जाएगा भारत के राष्ट्रपति किसको अपना इस्तीफा सौंपेंगे, तो आप कहेंगे कि भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा, अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। इंपीचमेंट जिसकी बात की गई है अनुच्छेद 61 में, वो पढ़ेंगे हम अभी, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में एक ये है कि मान लीजिए राष्ट्रपति की पदावधि तो खत्म हो गई, इलेक्शन हो गया, तो वो तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति के स्थान पर नया राष्ट्रपति न आ जाए चुनाव करके, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 57 कहता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पात्रता के लिए, तो अमेरिका में 2 बार है, 2 बार का रिस्ट्रिक्शन है। आप 2 बार हैं बन गए तो अब आप गद्दी छोड़िए, घर जाइए। लेकिन यहाँ ये नहीं है, भारत में कितनों बार भी आप बन सकते हैं, ठीक है। हालांकि राजेंद्र प्रसाद के बाद कोई बन नहीं पाया। अब राष्ट्रपति हेतु अर्हताएं क्या क्या हैं, तो क्वालिफिकेशंस क्या हैं राष्ट्रपति के लिए? तो पहला तो ये कि भारत का नागरिक हो, और दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो ये 35 वर्ष की आयु, इसको आपको ध्यान रखना, 35 वर्ष की आयु वो पूर्ण कर चुका हो। और इसके अलावा लोकसभा का सदस्य निर्वाचन लोकसभा के सदस्य को निर्वाचित होने वाली जो भी योग्यताएं आवश्यक हैं वो इसमें भी होनी चाहिए। अभी उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे तो वहां राज्यसभा आएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। और इसके अलावा लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये कहा गया है कि वो जो है संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को संविधान परिभाषित नहीं करता, लेकिन मूल रूप से यह माना जाता है कि राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यों के राज्यपाल का पद, संघ और राज्यों के मंत्रियों का पद, ये जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन की कितनी जरूरत होती है, ये सब प्रश्न पूछा गया। तो घबराइए मत कि अरे ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब प्रश्न है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए, कि मतलब आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, आप नामांकन करेंगे, नॉमिनेशन करेंगे, तो उसके लिए 50 आपको चाहिए प्रस्तावक और 50 चाहिए अनुमोदक, ठीक है। इसकी आवश्यकता होगी।
50 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी, 50 अनुमोदक की आवश्यकता होगी और जमानत राशि यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 होगा। पहले क्या था कि पहले ये बहुत कम था, पहले यानी जो है 1997 से पूर्व प्रस्तावक और अनुमोदक, ठीक है, की संख्या 10-10 थी और जमानत राशि केवल थी 2,500 2,500, ठीक है। लेकिन इसको जो है 1997 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में संशोधन किया गया और प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या को 50-50 और जमानत राशि को 15,000 कर दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस समय राष्ट्रपति के चुनाव में 10 जो है प्रस्तावक और 10 अनुमोदक की आवश्यकता होती थी, या कब से राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है, या राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए कुल कितने प्रस्तावक और कुल कितने जो है अनुमोदक की आवश्यकता होती है। तो 50 ये इसलिए किया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव सीरियस रहे। अब जिसको 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक नहीं मिल पाएंगे वो क्या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। एक्चुअली क्या था कि ये शर्तों में ढील होने से बहुत गैर सीरियस लोग भी चुनाव लड़ रहे थे। अब उनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनको 10 प्रस्तावक भी मिले और 10 अनुमोदक भी मिले, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में उनको वोट नहीं मिला। तो जिन्होंने उनके नाम को प्रस्तावित किया था और जिन्होंने उनके नाम को अनुमोदित किया था उन्होंने ही उनको वोट नहीं दिया, ठीक है। तो सीरियसनेस बनी रहे, इससे परीक्षा में प्रश्न आता है 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 की जमानत राशि। जमानत राशि क्या होती है? तो जमानत राशि का मतलब होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट का रूल भारत में ये है, इसको पहले तो सामाजिक रूप से जान लीजिए कि इसको बहुत जो है अपमान पूर्वक शब्द माना जाता है। पॉलिटिकल हलकों में कहा जाता है कि उनकी तो जमानत ही नहीं बची, उनकी तो जमानत ही नहीं बची। तो ये जो है प्रतिष्ठा से जोड़ करके देखा जाता है। जमानत का मतलब वही है कि ये 15,000 जो आपने जमा किया है, या विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं आप, जो है लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो जमानत हर चुनाव के लिए जमा होती है, अगर 1/6 वोट प्रतिशत यानी 100 वोट अगर पड़ा है तो उसका 1/6 आपने नहीं हासिल किया है तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, वो वापस नहीं मिलेगी चुनाव हारने के बाद। यही होता है जमानत जब्त होना। हालांकि ये जो है जिसकी जमानत जब्त हो जाती है ये तिरस्कारपूर्ण बात है, ठीक है। अनुच्छेद 59 बात करता है राष्ट्रपति पद हेतु शर्तें। तो कंडीशंस क्या क्या हैं? तो पहला कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या राज्य विधानसभा के किसी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया है जो पहले से संसद के दोनों सदनों में से या राज्य विधानसभा के का सदस्य है, तो उसे पद ग्रहण से पूर्व यानी भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व उसे उसकी सदस्यता छोड़नी होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को नहीं धारण करेगा। अब ये नहीं कि भारत के आप राष्ट्रपति हैं और किसी कंपनी के सीईओ बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति को मुफ्त आवास, अब आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को मुफ्त आवास मिलेगा। राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां भत्ते प्राप्त होंगे और उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे जो भी उसको लाभ मिल रहा है। तो राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज है, उस पर वोटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। अब अनुच्छेद 60 बात करता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अब राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का उल्लेख अलग आर्टिकल में अनुच्छेद 60 में किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 60 में किया गया है। इसके अलावा पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठ जज उनको शपथ दिलाएगा। क्या शपथ लेते हैं? तो निष्ठापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, दूसरा संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। यह है अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। अब राष्ट्रपति को हटाने की बात आ गई, राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग की प्रक्रिया कैसे चलेगी? अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो उसे कैसे पद से हटाया जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए भारत के संविधान में केवल एक आधार बताया गया है, केवल सिंगल आधार है, और वो सिंगल आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण, और इसे परिभाषित नहीं किया गया है।
तो संविधान का अतिक्रमण ये सिंगल कारण है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति को किस आधार पर उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो आप कहेंगे कि संविधान का अतिक्रमण, तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर उस पर जो है इंपीचमेंट यानी महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, इतनी समझ में आ गई। अब महाभियोग चलाया कैसे जाएगा, ये देखिए उसकी क्या प्रक्रिया है। तो अगर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो पहली बात कि संसद के किसी भी सदन में यह प्रस्ताव महाभियोग का आ सकता है, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, पहला फैक्ट। लेकिन अगर कोई प्रस्ताव आप ऐसा ला रहे हैं, आप ला रहे हैं यानी लोकसभा ला रहा है या राज्यसभा ला रहा है, तो उससे 14 दिन पूर्व उस सदन, जो सदन प्रस्ताव ला रहा है या आरोप लगा रहा राष्ट्रपति पर, तो उसके 1/4 कितने, मान लीजिए अगर लोकसभा में प्रस्ताव आ रहा है तो लोकसभा के 1/4 सदस्य कितने दिन पूर्व, प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व लोकसभा अगर ला रहा प्रस्ताव, तो राज्यसभा ला रहा है तो राज्यसभा में 1/4 उसके सदस्य के हस्ताक्षर वाला नोटिस राष्ट्रपति को देना होगा। 14 दिन पूर्व 1/4 सदस्य चाहिए। ठीक है, हल्का मामला नहीं है ये। अब जब ये आ गया, मान लीजिए, तो महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत की बात हो रही है, 66% की बात हो रही है। बाद ये दूसरे सदन में भेजा जाता है। मान लीजिए लोकसभा में आया है तो अब पास हो गया 2/3 से, तो अब लोकसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा में आया है तो अब राज्यसभा में भेजा जाएगा। तो दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं, और यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। यह प्रक्रिया है। और महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को उसमें उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। और महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तो यह न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से ही है। अब इसमें समझिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले रहे थे। तो केंद्र की विधायिका के दोनों हाउसेस के मेंबर्स, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स, और विधानसभाओं के मेंबर्स जो इलेक्टेड थे, और पुडुचेरी और दिल्ली। लेकिन राज्यों का महाभियोग में यानी राष्ट्रपति को चुनने में तो राज्यों के का अधिकार है, लेकिन उसको हटाने में इनका के पास कोई शक्ति नहीं। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत, तो पहले ये जान लीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य हाथ बांध के खड़े रहते हैं, उनको वोटिंग का राइट्स नहीं है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति को हटाना होगा, वहीं मनोनीत सदस्य भी आ जाएंगे वोट देने के लिए, तो उनकी अधिकारिता हो जाएगी। ठीक है, लेकिन राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो चुनते तो हैं राष्ट्रपति को, लेकिन उसको हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अब इतना समझने के बाद एक फैक्ट समझिए कि अभी तक भारत के किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। ठीक है, ये समझ गए आप, अनुच्छेद 61। अब आगे बढ़िए। अब राष्ट्रपति के पास बहुत तरह की शक्तियां हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या है, कार्यपालिका का प्रधान है, तो उसकी कार्यकारी शक्तियां क्या क्या हैं, एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है राष्ट्रपति के, वो देख लीजिए। तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 53 में, और इसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसे वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों, तो पूछा जाएगा कि संविधान में क्या वर्डिंग है, तो आप कहेंगे कि अधीनस्थ अधिकारियों। अधीनस्थ अधिकारी कौन है, तो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री है। तो अधिकारियों द्वारा वो प्रयुक्त करेगा, जिसे वो स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त करेगा, लेकिन वही मामला है कि ये नाम मात्र के कार्यकारी हैं। ठीक है, भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, तथा सरकार के सभी निर्णय उसके निर्णय माने जाते हैं। लेकिन ये सब कहने के लिए है ना। तो अमेरिका में जो हेड ऑफ स्टेट है, यानी अमेरिका का राष्ट्रपति, वही अमेरिका का नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी है, वही नॉमिनल भी कह लीजिए, और रियल एग्जीक्यूटिव भी वही है, तो वो रियल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, भारत में ऐसा नहीं। भारत में दो कॉन्सेप्ट, एक नॉमिनल एक रियल। तो प्रधानमंत्री रियल है और राष्ट्रपति साहब जो है नॉमिनल है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और उसके प्रसाद पर्यंत वो मंत्री करते हैं। अब बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत का राष्ट्रपति किन की नियुक्ति करता है, तो एक तो प्रधानमंत्री तथा संघ के अन्य मंत्री, महान्यायवादी, महानियंत्रक व लेखा परीक्षक,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य के राज्यपाल और उपराज्यपाल और प्रशासक, हाई कमिश्नर, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ये तो आपको याद कर लेना, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित या जनजाति घोषित कर सकता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि यह अधिकारिता किसके पास है, जो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये अधिकारिता। अब विधायी शक्तियां भी है, ठीक है। तो हम जानते हैं ना कि भारत के राष्ट्रपति से ही मिलकर भारत की विधायिका बनती है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को आहूत करते हैं, बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और लोकसभा को विघटित करने की शक्ति रखते हैं। तो जब लोकसभा में किसी दल को बहुमत नहीं रहेगा तो ये विघटित कर देंगे, और या फिर अब अगला चुनाव आने वाला है तो वो प्रधानमंत्री कहेंगे कि भाई विघटित कर दिए तो करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन, जो वर्ष का पहला अधिवेशन होगा, और प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो खत्म हो गया है, लेकिन लिखा गया है आपके ध्यान के लिए कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकारिता थी कि वो अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में ला सकते हैं, लेकिन इसको मोदी सरकार ने 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा समाप्त कर दिया। इसके अलावा अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, कला के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो ये सारे इनके विधायी अधिकार हो गए, ठीक है। अब देखिए, कुछ विशेष प्रकार के विधेयक हैं जिनको संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति मांगना होता है। तो संसद में आप प्रयोग उसको रख नहीं सकते विधेयक को, पहले आपको राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। तो इसकी भी लिस्टिंग आपको याद होनी चाहिए। प्रश्न आएगा पहला, किसी नए राज्य का निर्माण आदि, अनुच्छेद 3। तो किसी नए राज्य का निर्माण अगर करना चाह रही है केंद्र की सरकार, तो पहले उसको प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजना पड़ेगा, उसके बाद उसका प्रस्ताव संसद में आएगा, ठीक है। इसके अलावा धन विधेयक को भी पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित है लेकिन धन विधेयक नहीं है, अनुच्छेद 117। व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला राज्य का कोई विधेयक, अनुच्छेद 304। और कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित हो, अनुच्छेद 274। ये इतने जो अनुच्छेद हैं उससे रिलेटेड जो प्रस्ताव आता है तो पहले वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके बाद सदन के किसी सदन में आएगा, ठीक है। ये समझ गए आप। अब राष्ट्रपति के पास अधिकारिता ये दी गई है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को, हम जानते हैं कि कोई भी विधेयक जो दोनों सदनों से पास हो गया है, लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा से पास हो गया है, लेकिन कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बनता है जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति न दे दे, यानी राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर न कर दे, तब तक भले ही दोनों हाउसेस से कोई विधेयक पारित हो गया हो, लेकिन वो अधिनियम नहीं बन सकता। तो भारत के राष्ट्रपति को कोई विधेयक अगर उनके समक्ष आता है तो उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, वो विधेयक पर अपनी सहमति दे दें, वो विधेयक पर अपनी सहमति रोक लें, या वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए फिर से जो है विधायिका को लौटा दें, ठीक है। तो यही है, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, अथवा विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन धन विधेयक इसलिए क्यों धन विधेयक? क्योंकि धन विधेयक तो इन्हीं से पूछ करके ही पेश होता है, पहले तो इनको दिखाई दिया जाता है, तो फिर उस पर नहीं रोक सकते। और इंदिरा गांधी की सरकार ने एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भैया संविधान संशोधन विधेयक अगर है तो उस पर आपका वीटो नहीं चलेगा। संविधान संशोधन विधेयक का मतलब है कि सीधे आंख पर पट्टी बांधिए और सीधे जो है सिग्नेचर करिए और दीजिए, पढ़ने लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा सिग्नेचर करना है। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक, हाँ इस तरह के विधेयक है, राज्य का निर्माण हो रहा है, पुनर्विचार के लिए साधारण विधेयक है तो अपना शक्ति का प्रयोग करिए, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में नहीं होगा, ठीक है। राष्ट्रपति को एक और शक्ति मिली है, वो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति मिली थी, तो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। और ऑर्डिनेंस का प्रभाव क्या है? तो एकदम एक्ट की तरह होता है, ठीक है।
इसके अलावा राष्ट्रपति, वित्त आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, चुनाव आयोग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है। ये सब ध्यान में रखिए। अब राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां क्या हैं? तो धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है, ये वित्तीय शक्ति है। भारत की आकस्मिक निधि जो कंटीजेंसी फंड है वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। इसके अलावा वो वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। ठीक है, अब आइए, अब राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां भी मिली हैं। भारत में ये लिखा गया है डीपीएसपी में कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होना चाहिए, तो राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां भी मिली हुई हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 72 में इसका उल्लेख है कि अनुच्छेद 72 यह कहता है कि भारत के राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हो चुके व्यक्ति या माने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय से दोष सिद्ध हो चुके व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं। तो बचपन में हम लोग ये सुनते थे, तो हमें लगता था कि क्षमा का मतलब है कि राष्ट्रपति सीधा क्षमा कर देते हैं, यानी कि अगर किसी को फांसी लगने वाली है और राष्ट्रपति ने लिख दिया कि क्षमा, तो वो क्षमा हो जाएगा और वो जेल से बाहर आ जाएगा, ऐसा लगता था। बाद में जब बड़े हुए और पढ़े तो हमें पता चला कि हमें ठीक ही लगता था, ऐसा ही है। ठीक है, आइए, लेकिन उसमें और कई आधार हैं। ठीक है, तो ये जो क्षमा दान की शक्ति है इसमें है, एक तो क्षमा, दूसरा है प्रविलंब, तीसरा है परिहार, चौथा है विराम और छठा है लघुकरण। अब सबको हमको समझना है। ठीक है, तो पहले समझिए क्षमा। क्षमा क्या है? तो कोई व्यक्ति कोर्ट से दंड पा गया, मान लीजिए फांसी ही हो गई, वो राष्ट्रपति के पास क्षमा मांगने गया और राष्ट्रपति ने क्षमा उसको कर दिया, क्षमा कर दिया। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति केवल क्षमा ही नहीं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। क्या करते हैं? प्रविलंब, परिहार, लघुकरण, विराम। तो हम क्षमा की बात कर रहे हैं। तो अगर राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया तो इसका मतलब होता है दंड से पूर्ण मुक्ति। तो आजीवन कारावास हुआ है और राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया तो जेल का दरवाजा टूट जाएगा और आप बाहर हो जाएंगे जेल से। ये शक्ति है राष्ट्रपति की, हालांकि व्यवहार में इसका प्रयोग नहीं कर सकते आप। अब आगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई राष्ट्रपति की न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है, राष्ट्रपति की जो क्षमा की शक्ति है वो भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। ठीक है, तो लेकिन है यही कि वो दंड से मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह मुक्त कर सकते हैं? तो ऐसे मुक्त कर सकते हैं जैसे अपराध हुआ ही ना हो, यानी निर्दोष वाली स्थिति। ठीक है, एकदम साफ छूट। ठीक, दूसरा है प्रविलंब। इसका मतलब मृत्यु दंड का अस्थायी रूप से निलंबन। मान लीजिए जिसको मृत्यु दंड मिला हुआ है उसको यह लगता है कि कोई नया फैक्ट्स आ सकता है जो मुझे मेरे मामले को अलग तरीके से दिखा सकता है, या उसके वकील को यह लग रहा है कि कोई नया सबूत उनके पास आया है जिसको वो रखना चाहते हैं। तो एक चिट्ठी भेजी जाती है कि भैया भारत के राष्ट्रपति अभी मत टांग दो, अभी 1-2 मामले नए आए हैं और उनके बाद हो सकता है कि मृत्युदंड की जगह हमको क्या मिल जाए, कारावास की सजा मिल जाए, तो अभी मत टांगिए, अभी जो है हमको टाइम दीजिए। तो जो टाइम दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रविलंब। नाम सही हो रहा है कि विलंब। परिहार क्या है? तो परिहार है तीसरे प्रकार का। परिहार का मतलब है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा में कमी करना। तो दंड की प्रकृति में जैसे ये किसी को सजा हुई कि 5 साल कठोर कारावास, तो अब इसमें दंड की प्रकृति क्या है? कठोर कारावास। और दंड की मात्रा क्या है? 5 साल कारावास। यह दंड की मात्रा है और दंड की प्रकृति क्या है? 5 साल कठोर कारावास। तो यहां कहा जा रहा है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा में कमी करना। तो किसी को 5 साल कठोर कारावास की सजा हुई है तो उसको ये कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति की 2 वर्ष कठोर सजा। ठीक है, यहां लिखा है जैसे 5 वर्ष कठोर कारावास की जगह 2 वर्ष का कठोर कारावास। प्रकृति नहीं बदल रही है, मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। एक होता है लघुकरण। इसका क्या मतलब है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन के साथ दंड की मात्रा में भी कमी करना। तो जैसे किसी को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा है तो उसकी जगह उसे 2 वर्ष का साधारण कारावास। तो इसमें 2 चीजें बदली, एक तो 5 से 2 वर्ष हुआ
सजा, और दूसरा पहले कठोर सजा थी, अब साधारण सजा होगी। ठीक है। इसके अलावा विराम है। विराम का मतलब किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम करना, जैसे गर्भवती महिला के मृत्यु दंड को साधारण दंड में बदलना। तो अब पता चल रहा है कि कोर्ट ने किसी महिला को फांसी की सजा दे दी, लेकिन अब फांसी की सजा तो हो गई उसको, लेकिन उसके पेट में बच्चा पल रहा है, और पेट में बच्चा पल रहा है तो अगर उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा तो उसका बच्चा मर जाएगा। तो जब बच्चा ने कोई अपराध तो किया नहीं, अपराध तो उसकी मां ने किया है, और जब उसकी मां ने अपराध किया है तो उसका दंड उसके बच्चे को कैसे मिलेगा? अब उसको फांसी है तो फांसी पर अगर चढ़ा देंगे तो बच्चा भी चला जाएगा, और अगर फांसी पर आप चढ़ा देंगे बच्चा होने के बाद भी तो उस बच्चे का देखभाल कौन करेगा? उसकी मां ही तो करेगी। तो अब आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर कोई गर्भवती महिला है तो वो भारत के राष्ट्रपति से कह सकती है कि महामहिम, हमको अगर जो है आप फांसी पे लटका देंगे तो फिर हमारा बच्चा भी तो फांसी पे लटक गया, वो भी मेरे साथ चला जाएगा। और अगर हो भी गया, उसके बाद फांसी होने वाली है, तो भी ये विषय है कि उस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? तो भाई ये करिए कि फांसी मत दीजिए, साधारण दंड दे दीजिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी ये शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन राज्यपाल का मामला क्या है कि राज्यपाल मृत्यु दंडादेश, फांसी के मामले में और सैन्य न्यायालय के दंडादेश के मामले में क्षमादान नहीं दे सकता। और जो मामला मैं कह रहा हूं कि इप्रो बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का 2006 का मामला आया, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति न्यायिक समीक्षा के दायरे में है, यानी हम इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। इतना नहीं, राष्ट्रपति को सलाह भी दे दिया। इन्होंने क्या दिया कि क्षमादान शक्ति का प्रयोग राजनीतिक, धार्मिक और व्यक्तिगत कारणों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। अब अनुच्छेद 143 है, इसके तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ये राष्ट्रपति की सलाहकारी अधिकारिता है, और इसमें राष्ट्रपति अगर सलाह मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो सलाह दे दे। वो सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगी कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो अब उसको मानिए ही। नहीं, राष्ट्रपति मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहां। अब सैन्य शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास हैं। तो पहली बात तो ये जानिए कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो सेना के सर्वोच्च सेनापति हैं। तो जल हो, थल हो, वायु सेना हो, सबके प्रमुख कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं। और भारत के राष्ट्रपति के पास ही ये अनुमति है कि संसद की अनुमति से युद्ध वो घोषित कर सकते हैं, और शांति स्थापना करने की शक्ति उनको प्राप्त है। राजनयिक शक्तियां भी हैं राष्ट्रपति को, डिप्लोमेटिक पावर्स है। तो जितने जो है राष्ट्रपति जितने राजदूत हैं, एम्बेसडर्स, कूटनीतिक प्रतिनिधि हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं, और अन्य देशों और वैश्विक संगठनों के साथ संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, जिनकी संसद द्वारा पुष्टि अनिवार्य होती है। अब आपातकालीन शक्तियां हैं, इमरजेंसी पावर है, राष्ट्रीय आपात लगाते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शासन का घोषणा करते हैं, और वित्तीय आपात। तो ये सब तो आपातकाल तो हम अलग से ही पढ़ेंगे। तो ये शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है। तो वीटो की शक्ति मैंने आपको बताया कि वीटो केवल और केवल साधारण विधेयक पर चलेगा, वहां संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो राष्ट्रपति का नहीं चलेगा। ठीक है। और जो वीटो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब है रोकना। और भारत के राष्ट्रपति को 3 वीटो मिला हुआ है। ठीक है। पहला है आत्यांतिक वीटो, यानी एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है। मैंने आपको क्या कहा कि कोई भी विधेयक जो राष्ट्रपति के पास आता है उस पर राष्ट्रपति 3 काम कर सकते हैं, या तो अनुमति दे दें, या अनुमति रोक लें, या पुनर्विचार के लिए लौटा दें। ठीक है। तो आइए देखें। तो इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है। तो अनुमति दे सकता है, अनुमति नहीं दे सकता। तो अनुमति नहीं देता है और ये विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है। इसको कहते हैं अत्यांतिक वीटो। क्या है? राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है, अतः विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो यही है। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो। और इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति निम्न मामलों में करता है। कौन कौन से मामले हैं? तो गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी का मतलब कि ऐसे विधेयक जो संसद के सदस्य लाएं, जो है मंत्री ना लाएं, जिस पार्टी की सरकार चल रही हो, ऐसी सरकार द्वारा पारित विधेयक जो राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर अनुमति मिलने से पूर्व ही त्याग पत्र दे दे। तो लोकसभा में पता चला कि वो विधेयक पारित हो गया और उसके बाद उस सरकार ने अपना इस्तीफा दे दिया, तथा नई सरकार विधेयक पर अनुमति ना देने की सिफारिश करे। ठीक है। तो ये हुआ।
प्रयोग कब हुआ, सबसे अधिक प्रयोग से पूछा जाता है। तो एब्सोल्यूट वीटो का सबसे पहला प्रयोग हुआ 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेप्सू विनियोग विधेयक पर। पेप्सू क्या है, तो पेप्सू जो है प्रिंसली स्टेट थे ना, तो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जो बनाई गई आज़ादी के समय, उसे हम पेप्सू कहते हैं। तो उस पे जो है 1954 में राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेप्सू विनियोग विधेयक पर किया गया। और 1991 में इन दोनों के बारे में प्रश्न आता है। 1991 में डॉक्टर आर वेंकट रमन द्वारा संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक पर इसका प्रयोग किया गया 2 बार। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, अत्यंतिक वीटो है। इसके बाद निलंबनकारी वीटो है, सस्पेंशन वीटो है। इसका मतलब इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को, ये फिर लिख दिया गया है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के सिवा संसद के पुनर्विचार हेतु वापस कर सकते हैं। ठीक है, और जब इसे संसद द्वारा पुनः पारित कर दिया जाए, संसद को पुनर्विचार के लिए इन्होंने भेज दिया, संसद ने फिर से पारित कर दिया, तो फिर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्यकारी होते हैं। ये निलंबनकारी वीटो है। एक जीबी वीटो है। तो इसके तहत राष्ट्रपति तो किसी विधेयक पर अनुमति देता है और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेजता है, वो उसको रख लेता है। जिस तरह से नेताओं को चुनावों के दौरान लोग अपनी समस्याएं लिख करके देते हैं और वो अपने जेब में रख लेते हैं, फिर उसे कभी नहीं देखते हैं। तो इसका मतलब है कि विधेयक पास हो के आया, राष्ट्रपति ने ना तो अनुमति दिया, ना तो जो है पुनर्विचार के लिए लौटाया, बस उसको रख लिया जैसे कि उसके पास वो आया ही ना हो। ठीक है, तो इस वीटो का पहला प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर किया था। ये जीबी वीटो है। कब प्रयोग हुआ, तो ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक विधेयक पर इसका प्रयोग किया। इसके बाद ये विशेषित वीटो है, ये क्वालिफाइड वीटो है। ये भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, उसको समझ लीजिए। तो इसे विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से निरस्त किया जा सके। कार्यपालिका के वीटो को रौंद कर ओवरराइड विधेयक को अधिनियम बनाया जा सकता है। इस वीटो का प्रयोग अमेरिका का राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति नहीं करता। भारत का राष्ट्रपति 3 वीटो का प्रयोग करता है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। अब भारत के राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो 16 बार राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जी हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में 2 रंगों के बैलेट पेपर का प्रयोग होता है, संसद सदस्यों के लिए हरा और विधानसभा सदस्यों के लिए गुलाबी। और राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 1950 से लेकर 1962 तक। और सबसे कम डॉक्टर जाकिर हुसैन का रहा। और निर्विरोध निर्वाचित होने वाले नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति हैं भारत के जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। ये प्रश्न पूछता है। बीबी गिरी भारत की एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनको सफलता द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद मिली। इन्हें अब तक का सबसे कम मत मिला है 50.2%। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, तत्कालिक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, होंगे। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ये तथ्य हो गया राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ। अब जो है भारत के उपराष्ट्रपति को जो है हम पढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति से प्रभावित है। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अधिकारिता जो क्रम होगी, भारत की एक अधिकारिता क्रम है, तो उस क्रोनोलॉजी में सबसे ऊपर राष्ट्रपति है और दूसरे नंबर पे भारत का उपराष्ट्रपति आता है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति से प्रेरित है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब एक्स ऑफिसियो का मतलब किसी एक पद के धारण करते ही कोई अलग पद आपको मिल जाए। तो जैसे ही कोई भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। तो अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख करता है। अब जो है भारत के उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए अनुच्छेद हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति 63, अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, इसका उल्लेख 64 में। 65 में राष्ट्रपति के पद के रिक्ति के दौरान
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, इसका उल्लेख। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल रिक्त हो जाएगा तो उससे संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 70 उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जब राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे या मृत्यु हो जाए या आदि आदि। और अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले। तो उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हताएं क्या है, तो सेम है जो राष्ट्रपति के लिए है, लेकिन दो अंतर है। क्या है, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, राष्ट्रपति लोकसभा की सदस्यता का रखता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन हेतु 20 प्रस्तावों का 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है और राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्ताव 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इनका चुनाव कैसे होता है, तो इनका भी चुनाव राष्ट्रपति की तरह ही अप्रत्यक्ष होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है और मतदान इनका भी गुप्त है। ठीक है, लेकिन कौन भाग लेता है उपराष्ट्रपति के मतदान में, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अब देखिए यही सब उल्टा सीधा कर देते हैं, हम राष्ट्रपति की तरह ही कर देते तो याद करने में आराम था। अब यहां दोनों कौन कौन है, तो निर्वाचित भी है और मनोनीत भी है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, वो निर्वाचित भी होगा और वो मनोनीत भी होगा, सारे सदस्य जो है शामिल होते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं का कोई रोल नहीं है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, अब जो है उपराष्ट्रपति की शपथ और उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, तो ये बताया गया है। तो अनुच्छेद 67 में 5 साल होगा और उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा तो दे सकता है, अगर उसको समझ में आ गया कि भाई कहने को तो मैं उपराष्ट्रपति हूं लेकिन मेरा काम है राज्यसभा का सभापति बनने, तो ये जो है मेज पीटते पीटते अब मेरा मन नहीं लग रहा तो मैं छोड़ के जा रहा हूं। तो ये पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपता है, तो वो राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, अब हटाया कैसे जाएगा, अगर कोई विषय है तो हटाया कैसे जाएगा, तो इसका कोई आधार नहीं बताया गया। किस आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, तो स्पष्ट बताया गया है कि संविधान का अतिक्रमण। लेकिन उपराष्ट्रपति किस आधार पर हटाया जाएगा, इसका कोई उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, लेकिन हटाया कैसे जाएगा इसका उल्लेख है। तो क्या है, राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा जिसका अनुमोदन लोकसभा कर दे हटा सकती है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए करना यह होगा कि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के, तत्कालीन का मतलब है कि उस समय जो स्ट्रेंथ हो राज्यसभा की, क्योंकि कई लोगों का क्या होता है कि मृत्यु हो जाती है, अस्वस्थता के कारण वो आ नहीं पाते, तो तत्कालीन का मतलब है कि जो हाउस की स्ट्रेंथ हो उसका बहुमत हो, यानी 50 से 1 अधिक है। राष्ट्रपति में क्या हमने देखा, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। ठीक है, और जिसका अनुमोदन लोकसभा कर दे हटाया जा सकता है। किंतु इस आशय का प्रस्ताव लाने से, यानी उनको हटाने का प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को दे देना है। यही राष्ट्रपति के विषय में भी है, उनको भी 14 दिन पूर्व सूचना देना है कि भाई हम आपको हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो संविधान में उपराष्ट्रपति को उसको पद से हटाने के लिए किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है, जैसा मैंने आपको बताया। राष्ट्रपति का तो किया गया है कि भाई संविधान का अतिक्रमण करेंगे तो इनको हटाया जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता और उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। तो क्या शक्तियां हैं उपराष्ट्रपति की, इसको समझ लीजिए। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और उसका प्रमुख कार्य ही है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना और उसकी कार्यवाहियों का संचालन करना, ये प्रमुख काम है। उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, लेकिन उसका सदस्य नहीं होता है, होता है और इसलिए उसे मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, आप कहेंगे नहीं। यह पूछा जाएगा कि क्या उपराष्ट्रपति मतदान में भाग लेगा राज्यसभा में, तो आप कहेंगे कि नहीं लेगा। लेकिन एक कंडीशन है, लेकिन अगर मतों की समानता स्थिति हो गई, पक्ष विपक्ष दोनों का वोट अगर बराबर हो गया, तो उस स्थिति में राज्यसभा के सभापति के रूप में वो अपना निर्णायक वोट दे सकता है। तो एब्सोल्यूट हम बात करें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों में वोटिंग नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका सदस्य नहीं है। लेकिन अगर स्थिति ये आ गई कि पक्ष और विपक्ष दोनों का वोट किसी मामले पर,
किसी विषय पर बराबर हो गया तो वो अपना जो है एक निर्णायक मत दे सकता है, ठीक है। किंतु मतों की समानता की स्थिति में राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। और जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या अन्य किसी कारण से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। लेकिन प्रीवियस ईयर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति जो होगा तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना होता है, अधिकतम सीमा 6 महीने है। भारत के राष्ट्रपति का नया चुनाव होना ही चाहिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति पूरा टर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो लिखा है उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यानी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, किसी कारण से पद से हटा दिया गया, महाभियोग लग गया, कुछ भी हो गया, तो अगर खाली हो गया वो राष्ट्रपति का पद तो कौन उसको संभालेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, प्रश्न पूछा गया, तो कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी संयोग से नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ जज जो है भारत का राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है। तो यही है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। राष्ट्रपति का पद अगर किसी कारण से खाली हो गया है, ठीक है, तो उस समय जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा उपराष्ट्रपति, तब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेगा और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है। अब उसके बाद जो है नए राष्ट्रपति आने चाहिए, 6 माह तक ही कार्यवाहक, ठीक है। ये प्रश्न कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा है तो मैंने आपको बता दिया। अब जो है आइए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री क्या है? ये संघ की कार्यकारी शक्तियों का वास्तविक स्वामी होता है। जैसा हमने कहा कि भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो प्रधानमंत्री है। और चूंकि ये सारी व्यवस्था ब्रिटेन से प्रारंभ हुई तो ब्रिटेन में धीरे धीरे चीजें इवाल्व हुई हैं। वहां का संविधान ही परंपराओं से निर्मित है, धीरे धीरे इवाल्व हुआ है, हजारों साल के विकास क्रम में इवाल्व होकर के आया है। तो पहले यह माना जाता था कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का एक वरिष्ठ सदस्य है, लेकिन धीरे धीरे प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ने लगी और अब तो जो संसदीय शासन प्रणाली की सरकारें हैं उनको प्रधानमंत्रीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। तो संसदीय शासन प्रणाली का एक नाम अब यह भी है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार की प्रणाली, ठीक है। तो प्रधानमंत्री संघ की कार्यकारी शक्तियों का वास्तविक स्वामी होता है जो मंत्रिपरिषद का निर्माण और उसका संचालन करता है। और जैसा कि लॉर्ड मार्ले ने कहा, क्या कहा? प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला है, अर्थात मंत्रिपरिषद की नींव का पत्थर है कौन? जो है प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 75(1) में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि राष्ट्रपति किसी रास्ते चलते हुए आदमी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रपति उसी व्यक्ति का चुनाव करेंगे जिस व्यक्ति के दल का बहुमत लोकसभा में होगा। लेकिन यह शक्ति विवेकीय नहीं है राष्ट्रपति की, यानी वो किसी को भी नहीं बिठा देंगे। लेकिन जब स्थिति ऐसी आती है कि पहले तो यही समझ लें कि किंतु राष्ट्रपति की शक्ति विवेकीय नहीं है, वो उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लेकिन जब लोकसभा में किसी दल या दलीय गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े दल को बुला लेंगे कि भाई आप आइए, जो है सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करिए, ठीक है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति इनको दिख रहा है कि जो सरकार बना सकता है, कोई गठबंधन सरकार, तो उसको आमंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। यह स्पष्ट हो गया। तो देखिए, भारतीय संविधान में हर जगह राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। बहुत सारे आर्टिकल्स केवल राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री का तो उल्लेख ही नहीं किया गया है। उसकी शक्ति क्या होगी, सारी चीजें, ठीक है। तो संविधान में राष्ट्रपति के शक्तियों का विस्तृत उल्लेख है, लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख नहीं है। लेकिन व्यवहारिक रूप में राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो असल में सब प्रधानमंत्री की शक्ति है। तो क्या क्या शक्ति है? तो ये मंत्रिपरिषद का गठन करता है प्रधानमंत्री, और मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनके प्रगति को देखता है। मंत्रियों की नियुक्ति और उनको पद से हटाने दोनों मामले प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देकर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति कराता है। तो जो हमने देखा कि राष्ट्रपति करता है, असल में वो प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। अब देखिए कुछ स्पष्ट जो है,
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने, सत्र संबंधी परामर्श देता है। और प्रधानमंत्री, ये पूछा जा सकता है पॉइंट, प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद एवं राष्ट्रीय एकता परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। तो जो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा वो अपने आप नीति आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, अंतर्राज्यीय परिषद का, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद का पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है। और अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य संवाद की एक कड़ी बनाया गया है। इसके अनुसार क्या कहता है 78, इसके अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो संघ के प्रशासन और विधान संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय यानी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करें और राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखें जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया। अब आइए समझिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। तो आप हमेशा शब्द सुनते होंगे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ये सब अलग अलग क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए ऊपर प्रधानमंत्री है, उसके बाद सभी विभागों के लिए मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। तो जो शीर्ष के मंत्री होते हैं यानी जो बड़े बड़े विभागों के मंत्री होते हैं उनको हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। ठीक है। वो क्या है? कैबिनेट मंत्री होते हैं। परिभाषा के रूप में हम देखें तो जो बड़े विभाग हैं और जो उस राजनीतिक दल के बड़े लीडर्स होते हैं उनको जो है वो सौंपे जाते हैं, उन्हें हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री का मतलब यह हो गया कि जो भी मंत्री अपने विभाग का सर्वे सर्वा है यानी वो सबसे बड़ा अधिकारी है तो वो जो है कैबिनेट मंत्री है। ठीक है, समझ लीजिए। अब देखिए राज्य मंत्री भी होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री हमने कहा, तो राज्य मंत्री भी होते हैं। जैसे अब क्या है कि कई विभाग हैं बहुत बड़े हैं। अब जैसे रक्षा है, डिफेंस है। अब डिफेंस में एक रक्षा मंत्री होगा। अब रक्षा मंत्री होगा तो चूंकि काम बहुत है तो हो सकता है 2 या 3 राज्य मंत्री रखे जाए। तो राज्य मंत्री कौन होता है? तो कैबिनेट मंत्री के नीचे जो मंत्री होता है वो राज्य मंत्री होता है। तो आपको टीवी पे दिखेगा रक्षा मंत्री, तो आप ये समझिए कि ये कैबिनेट मंत्री हैं। क्या कहा जा रहा है? रक्षा मंत्री। तो ये कौन है? कैबिनेट मंत्री हैं। जब आपसे कहा जाएगा रक्षा राज्य मंत्री तो इसका मतलब है वो राज्य मंत्री हैं। और जो राज्य मंत्री है वो किसके नीचे है? तो कैबिनेट मंत्री के नीचे है। तो वो कैबिनेट मंत्री का सहायक है। तो बड़े बड़े विभागों में कई राज्य मंत्री होते हैं। अब गृह मंत्री का मतलब हो गया कि वो कैबिनेट मंत्री है, लेकिन गृह राज्य मंत्री का मतलब हो गया कि वो जो है गृह विभाग में एक राज्य मंत्री है। तो कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए राज्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो एक ही विभाग में अब ये हो सकता है कि गृह मंत्रालय में 3 राज्य मंत्री हो, 2 राज्य मंत्री हो, 1 हो सकता है 1 ना भी हो, लेकिन किसी भी विभाग में कैबिनेट मंत्री एक ही होता है और राज्य मंत्री कई हो सकते हैं। ठीक है। तो ये कैबिनेट का मंत्री है और सहायक है। तो कैबिनेट मंत्री का केवल यही मतलब नहीं है कि वो अपने विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है, यह भी मतलब है कि वो कैबिनेट का हिस्सा है। तो प्रधानमंत्री के साथ सभी मंत्री नहीं बैठते हैं डिसीजन मेकिंग में, कैबिनेट बैठती है। तो चुनिंदा सदस्य बैठते हैं मंत्रिपरिषद के, तो वो जो चुनिंदा सदस्य बैठते हैं उसे हम कहते हैं कैबिनेट मंत्री है। ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री हम समझ लिए कि अपने विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है, इसकी सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं। लेकिन एक शब्द आप और सुनेंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अक्सर छोटे जो मंत्रालय होते हैं उनमें होते हैं। वो इसलिए होता है कि जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है वो भी अपने विभाग का शीर्ष है, वो कोई सहायक वगैरह नहीं है। अब पता चला आपको जो है कि किसी के नाम के आगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लिखा है, इसका मतलब है कि वो अपने विभाग का मुखिया है, वही शीर्ष अधिकारी है। लेकिन चाह ये है कि इसको जो है कैबिनेट मंत्री के रूप में एक विभाग की अधिकारिता भी दे दी जाए और इसे कैबिनेट का सदस्य भी न बनाया जाए। तो अब जैसे ही आप कह देंगे कि किसी विभाग का कैबिनेट मंत्री, तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट की बैठक में वो भी बैठेगा। लेकिन किसी को एक विभाग की जिम्मेदारी दे करके और लिख दीजिए स्वतंत्र प्रभार, लेकिन नाम के आगे राज्य मंत्री लिख दीजिए, तो अब ये कैबिनेट में नहीं जाएगा। तो ये इसीलिए है कि भैया कैबिनेट की बैठक में भी ना ले जाओ और जो है उसको जो है स्वतंत्र प्रभार भी दे दो। अब इसी तरह से उप मंत्री होता है इनके नीचे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया।
तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए, अभी तक क्या प्रावधान था, जब तक कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में नहीं हो गया, उससे पहले भारत के संविधान में मंत्री कुल कितने होंगे इसकी संख्या निर्धारित नहीं थी। और जब यह संख्या निर्धारित नहीं थी तो अनाप शनाप स्तर पे मंत्री बना दिए जाते थे। तो संविधान में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया और इसमें यह कहा गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या, लोकसभा की कुल सदस्य, तो लोकसभा कुल सदस्य संख्या 543 का 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते, इतना ही आप मंत्री बना सकते हैं। ठीक है, ये संविधान संशोधन जो है करिए। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है और यह मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और यहां समझ लीजिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ध्यान दीजिए, केवल लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। और यहां पर कभी आपसे पूछा जाए व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो देखिए भारत में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का उल्लेख ऑप्शन में हो लेकिन लोकसभा का ना हो, तो आप जो है राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। और अगर इस तरह का प्रश्न हो और वहां राष्ट्रपति भी ना हो, लोकसभा का भी नाम ना हो और प्रधानमंत्री का नाम हो, तो आप प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि उत्तरदायित्व तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के प्रति है, प्रधानमंत्री जब चाहेगा उनको हटा सकता है। ठीक है, अब यहां पे एक विषय लिखा हुआ है कि ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता। तो ब्रिटेन में मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व होता है। विधिक उत्तरदायित्व का मामला यह है कि वहां चूंकि राजशाही रही है, अभी भी राजशाही है, तो वहां यह माना जाता है कि ताज जो है, जो क्राउन है, जो राजा है, जो रानी है, वो कभी गलती कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए वहां पर कोई भी विषय होता है डॉक्यूमेंटेशन, तो वहां 2 सिग्नेचर होते हैं, एक तो राजा का होता है और एक उस विभाग के मंत्री का होता है। तो इसी को हम कहते हैं ब्रिटेन के विपरीत मंत्रियों का भारत में विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता। वहां विधिक उत्तरदायित्व होता है कि सारी गलती भाई मंत्री जी ने किया, राजा कैसे गलत कर सकता है। ठीक है, इस बात को स्थापित करने के लिए। और मंत्रिमंडल की शक्तियां क्या हैं और कार्य क्या है, और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल ये जो है 2 शब्द है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट, इसको समझ लीजिए। तो मंत्रिपरिषद क्या है, तो ये बड़ा निकाय है जिसमें सभी मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं। तो कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, उप मंत्री हो, तीनों को मिला के हम क्या कहेंगे, मंत्रिपरिषद कहेंगे। तो प्रधानमंत्री और जितने मंत्री हैं सब क्या है, मंत्रिपरिषद है। और मंत्रिमंडल क्या है, ये लघु निकाय है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होते हैं। तो मंत्रिपरिषद क्या है, ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका विस्तृत वर्णन अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया। लेकिन मंत्रिमंडल इस शब्द का उल्लेख जो है संविधान में, मूल संविधान में नहीं किया गया था। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 352 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, और यह मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को लागू करती है। कौन, तो मंत्रिमंडल। ठीक है, अब जो है भारत के महान्यायवादी की बात कर लेते हैं थोड़ा जल्दी में। तो संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है। तो उसके अनुसार, अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी पद का सृजन किया गया है। और ये कौन है महान्यायवादी, तो ये देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है जो भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में भारत सरकार का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अनुच्छेद 76(1) कहता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करेंगे और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होती है। तो जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है वही जो है भारत का महान्यायवादी बन सकता है। और अनुच्छेद 76(2) कहता है कि महान्यायवादी का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर भारत सरकार को विधिक सलाह दे। इसके अलावा महान्यायवादी जो है भारत का, उसे
भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है और अनुच्छेद 88 महान न्यायवादी को यह अधिकार देता है कि वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा वो कौन है जो संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? तो आप कहेंगे महान न्यायवादी। तो महान न्यायवादी न तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है और न ही सरकारी कर्मचारी है और इसलिए वो निजी प्रैक्टिस कर सकता है। तो महान न्यायवादी निजी प्रैक्टिस कर सकता है? तो आप कहेंगे कि हाँ कर सकता है, किंतु भारत सरकार के विरुद्ध न तो वो किसी को सलाह देगा और न ही किसी मुकदमे की पैरवी करेगा। तो किसी मुकदमे में ऐसे नहीं आएगा जहां भारत सरकार मुकदमा लड़ रही है तो उसके सामने आ जाए। ठीक है, यह स्पष्ट हो गया। और महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने संघ की कार्यपालिका को विस्तार से पढ़ा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।